वेलकम इन के स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 13 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है साइंस के चैनल पर जिसका नाम है साइंस एक स्टडी 1024। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल 13 की। इसमें हमसे बोला गया फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसको फैक्टराइज करना है दो अलग अलग तरीक़ों से। पहला जो तरीका है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है और दूसरा है फैक्टर थ्योरम यूज़ करके। तो पहले बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से हम कैसे करते हैं इसको। देखो हमें क्या दिया हुआ है 6x² + 17x + 5। मिडिल टर्म स्प्लिट आप क्लास 8 से करते हुए आ रहे हो तो आपको ये आता होगा। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले इन दोनों को देखना होता है मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30। मतलब क्या, मतलब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए ए और बी जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आए 30 आए। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं मतलब ए और बी को अगर मैं ऐड करूं तो कितना मिलना चाहिए जो बीच में। ऐड कैसे पता लगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो मतलब इनको ऐड करके वो आना चाहिए जो बीच में है। तो यहाँ पर प्लस है मतलब ऐड करके आना चाहिए और बीच में क्या है प्लस का 17। तो देखो यहाँ पर मतलब क्या है कि ए और बी दो नंबर ऐसे चाहिए मुझे, इनको मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा हो और जोड़ के 17 आ रहा हो। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 और 15। ठीक है, 2 और 15 को अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 17। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 जा कितना 30। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा 6x² ऐसे ही रहेगा, प्लस में जो लास्ट में 5 है ये भी ऐसे ही रहेगा, बीच में जो 17x है इसकी जगह आप क्या लिखोगे 2 की जगह 2x, इसके साथ आप x लगा दोगे, 15 की जगह 15x। तो यहाँ से 15x + 2x 17x हमें मिल जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो और यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। तो यहाँ से 6 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 भी आता है 2 भी आता है और यहाँ पे x² है यहाँ पर x है तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 6 आ जाएगा वो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 3 जा 6 होता है मतलब यहाँ पे आएगा 3। x² में से x कॉमन ले लिया है, एक x बचा रहेगा, x × x x² प्लस 2x पूरा का पूरा ये चीज़ यहाँ कॉमन आ चुकी है। जब पूरी की पूरी चीज़ कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 2x 1 जा 2x। ठीक, तो यहाँ से आप देखो फिर से 15x है यहाँ पे 5 है तो प्लस का 5 कॉमन आ रहा है। 5 का टेबल 3 बार पढ़े तो 5 3 जा 15, x यहाँ पर है x हमने कॉमन नहीं लिया तो अंदर बचा रहेगा, प्लस में 5 1 जा 5। इन दोनों में क्या चीज़ एक जैसी है 3x + 1 3x + 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3x + 1 कॉमन आएगा। इस पूरे में से 3x + 1 कॉमन आया, क्या बचा 2x, तो अंदर लिख दो 2x। फिर इस पूरे में से फिर से हमने ये चीज़ कॉमन ली है मतलब क्या बचा प्लस का 5। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, इसके जो दो फैक्टर आए वो कौन कौन आया 3x + 1 और 2x + 5। ये कौन सा तरीका था, ये था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर निकालना। लेकिन इसके अलावा हमें एक और तरीके से निकालना था, क्या चीज़, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा तो हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ फैक्टर थ्योरम क्या होती है, तभी हम उस थ्योरम को यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि ये थ्योरम होती क्या है। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px जिसकी जो डिग्री है वो > 1 है, यानी कि जो डिग्री है वो या तो 1 है या 1 से बड़ी है और a कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पर दो बातें हमें ये थ्योरम बताती है। पहली कि x - a जो है वो फैक्टर होगा px का अगर p ऑफ a 0 आ जाए, मतलब कि px था x की जगह, जो भी पॉलिनोमियल है वहाँ पे x की जगह आप a रख रहे हो अगर और 0 आ रहा है तो इसका मतलब है x - a फैक्टर है px का। इसी तरह से अगर मान लीजिए p ऑफ a 0 है, ये तभी होगा जब x - a एक फैक्टर हो px का। ठीक, तो मतलब क्या, मतलब कि हमें अगर pa पता है 0 आ रहा है तो x - a उसका फैक्टर होगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो इस थ्योरम का कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर, अब इसकी बात मैं आपको करता हूँ। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है वो क्या है 6x² प्लस में 17x प्लस में 5, ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल है। अब देखो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी, मतलब जो x की मैक्सिमम पावर है, x है या y है जो भी है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप फैक्टर थ्योरम लगाने से पहले क्या करना कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको 1 बना लेना।
ये मैं तब बता रहा हूँ जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी आपको 6 नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, 1 बनाना है। 1 कैसे बनाओगे, जब 6 हट जाएगा यहाँ से भाई, 6 हट जाएगा तो 1 बचेगा, 6 1 जा 6, मतलब 6 कॉमन लेना, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 6 कॉमन लेता हूँ। मैंने जैसे ही 6 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब भाई यहाँ से तो एक्स स्क्वायर में से 6 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 6 नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कैसे करोगे, तो यहाँ पर ऐसे करना है आपको, 17x ऐसे ही लिख दो, डिवाइड बाय 6 कर दो, तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा। कैसे, समझ लो आपने ऐसे किया कि नीचे भी आपने 6 लिखा और ऊपर यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में लिखा, 6 डिवाइड बाय 6 कट जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो आपने ऊपर 6 लिखा समझ लो वो कॉमन ले लिया, ठीक। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, ऊपर वाला 6 कॉमन आ गया, ऊपर नीचे दोनों जगह लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर 5 था, समझ लो आपने मल्टीप्लाई बाय 6 लिया जो बाहर आ गया, और डिवाइड बाय 6 लिख दिया, ठीक। तो यहाँ से ये हुआ 6, और जो अंदर बचा है ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको आप बोलो px, इसको क्या बोलो आप, px। मतलब क्या, अब अगर मैं px का फैक्टर निकाल लूँ तो अल्टीमेटली वो इसके भी फैक्टर होंगे, क्योंकि इससे ही ये आया है, ठीक। तो देखो अभी तक हमने किया क्या, हमारे पास क्या था, हमारे पास था 6x स्क्वायर प्लस में 17x प्लस में 5, और इस चीज़ को मैं किसके बराबर ले आया, 6 इंटू पी एक्स, मतलब इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ 6 इंटू पी एक्स। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो पी एक्स जिसकी जगह मैंने लिखा ये क्या था, क्वाड्रेटिक, तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो 2 फैक्टर हैं, चलो मान लेते हैं, एक है x माइनस ए और दूसरा है x माइनस बी। भाई कोई ना कोई तो फैक्टर होंगे ना इसके 2, मुझे नहीं पता वो क्या है, इसलिए मैंने मान लिया कि पहला चलो x माइनस ए है, दूसरा x माइनस बी है। अगर अब मुझे किसी तरह से ये वैल्यूज़ पता लग जाएं तो फैक्टर निकल जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए जो हमारे पास पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स किसकी जगह मैंने लिखा है, इसकी जगह, ठीक। इसको उतार लो सिर्फ आप, हमारे पास जो पी एक्स है, सिर्फ पी एक्स, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 17/6x प्लस में 5 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। इस 6 को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब इतना जब हमने कर लिया तो हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो जो ये कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स नहीं है, ये देखना है कि भाई यहाँ पर ए और बी ऐसे नंबर ढूंढने, ए और बी को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आनी चाहिए 5/6। तो वो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं ए और बी की, जिनको मल्टीप्लाई करके 5/6 आएगा। तो पहले आप वो पॉसिबिलिटीज़ लिख लो, पॉसिबिलिटीज़ जो भी होंगी ए और बी की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आती है, 5/6। आपको याद रखना है कि जब आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, ए और बी के यहाँ पर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी फैक्टर हैं, तो पक्की बात है ए और बी को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5/6। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे नंबर्स की पहले लिस्ट बनानी है जो 5/6 दे सकते हैं मल्टीप्लाई करके। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका देखो सिंपल सा है। पहले आप देखो ऊपर क्या है 5 और नीचे क्या है 6, तो पहले आप लिखो 5 किस किस के टेबल में आता है, तो 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। फिर आप देखो 6 किस किस के टेबल में आता है, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। अब आप क्या करो, यहाँ पर आप लिख सकते हो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। वो पॉसिबल वैल्यू हमें यहाँ से मिलेंगी, क्या क्या होंगी मैं बताता हूँ। आप ऊपर ये लिखो, नीचे ये लिखो और सारा जोड़ा बनाओ। जैसे 1/1, तो 1 डिवाइड बाई 1 का मतलब वैसे 1 ही होता है, फिर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/6, 1 के साथ सबका आपने पेयर कर लिया, मतलब जोड़ा फ्रैक्शन बना लिया उससे। 1 का काम खत्म हो, 5 पे आ जाओ, 5/1 यानी कितना होगा 5, 5/2 कितना हो जाएगा 5/2, 5/3 यहाँ पर आ जाएगा 5/3, फिर 5/6 कितना 5/6। अब इन सब वैल्यूज़ को जो आपको मिली हैं, इनको आप प्लस माइनस में ले लो, प्लस माइनस दोनों ले लो, ठीक है, प्लस माइनस सबके साथ प्लस माइनस, मतलब ये चीज़ प्लस में भी लेनी है माइनस में भी लेनी है। फिर से समझा रहा हूँ क्या करना होता है हमें। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसका मतलब है ए और बी, यानी 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 5/6 आएगा। फ्रैक्शन में आप कैसे करते हो, जो ऊपर वाला है देखो किस किस के टेबल में आता है, नीचे वाला देखो किस किस के टेबल में आता है।
इसके नीचे ये सारी चीज़ें अलग अलग लिख दो, 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, ठीक। फिर इसके नीचे 5/1, 5/2, 5/3, 5/6। तो इतनी सारी पॉसिबल वैल्यू हैं। अब क्या करना है आपको, इनमें से एक एक वैल्यू उठानी है और तुक्का लगाना है कि भाई उसको अगर मैं x की जगह रखूँ तो वो 0 बन रहा है कि नहीं। तो इसीलिए तरीका लंबा है। अब मैं यहाँ पे तुक्का नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आंसर क्या है, तो मैं डायरेक्ट वही वैल्यू रखूंगा जो आंसर है। बाकी अगर एग्जाम में आता है तो आपको तो आंसर नहीं पता होगा, तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा एक एक करके, इसलिए प्रोसेस लेंदी है। इसलिए क्वाड्रेटिक वाले जल्दी वो देते नहीं है, फ्रैक्शन वाला नहीं देते। मतलब अगर क्वाड्रेटिक देंगे भी तो जिसमें फ्रैक्शन आ जाए वो नहीं देंगे। अगर ये फ्रैक्शन नहीं होता, सिंपल नंबर होता, तो ये इतने सारे जोड़े नहीं बनते, तब आसानी से हो जाता। तो आप उसकी टेंशन मत लो, बस ये तरीका आपको आना चाहिए। पेपर में जब देंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होगी, सिंपल सा कोई नंबर होगा। और इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ लिखी हैं वो बहुत सारी हैं, जबकि जो आपकी बुक में ये सॉल्व किया हुआ है इसमें देखो कुछ ही वैल्यूज़ लिखी है इन्होंने। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, इन्होंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर कि सम पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, सारी नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पर सारी लिख दी। तो इससे कन्फ्यूज मत होना कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम क्या क्या रखेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो प्लस की कोई वैल्यू रखने से यहाँ 0 से बनने से रहा, क्यों, सब कुछ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो पक्की बात है पॉजिटिव वैल्यू रखने पे तो नहीं बनने वाला 0, ये हमें कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे आप लिख लो, मुझे आंसर पता है तो मैं सीधा वही लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा p-1/3, ठीक। p-1/3 रखोगे, एक्स की क्या -1/3, तो यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पर क्या है -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर था, x की जगह मैंने -1/3 रखना है। प्लस में कितना 17/6, x की जगह फिर से कितना -1/3, प्लस में कितना है 5/6, तो यहाँ से -1 का स्क्वायर +1 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ से कितना 17 1 जा 17 प्लस माइनस माइनस और 6 3 जा 18 हो गया, प्लस में कितना 5/6 हो गया। अब क्या करोगे आप, इनको सॉल्व करोगे। भाई सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पर नीचे एलसीएम लोगे, और अगर जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो बाकी छोटे नंबरों के टेबल में आता है तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है, इस ट्रिक को याद रखना। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है 18, बाकी दोनों छोटे नंबर 6 के भी टेबल में आता है और 9 के भी टेबल में आता है, तो आंख बंद करके 18 ही एलसीएम ले लो, अलग से रफ पे करने की जरूरत नहीं है। 9 2 जा 18, 9 का टेबल 2 बार गया तो 2 1 जा 2, 18 1 जा 1 बार गया 1 × 17 प्लस 6 3 जा 18, 3 बार गया 3 5 जा 15। अब देखो 15 और ये 2 17 हो गया, माइनस का 17 मतलब 0 आना है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ p-1/3 0 आ गया। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, p ऑफ a 0 आ जाता अगर, जैसे हमने अभी फैक्टर थ्योरम में देखा था, p ऑफ a अगर 0 होगा तो इसका मतलब x माइनस a जो है वो एक फैक्टर होगा, यही था ना फैक्टर थ्योरम में भी। तो मतलब यहाँ पे अगर p ऑफ a की जगह -1/3 क्या आ गया, अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि अगर मैं x में से a को घटा दूं तो वो इसका फैक्टर होगा। तो यानी कि फैक्टर 1 या फर्स्ट फैक्टर बोल दो आप, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस a की जगह क्या है, a की जगह है -1/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1/3, यानी एक फैक्टर तो ये हो गया x प्लस 1/3, ठीक है। इसी तरह से आप करके देख लेना, अगर आप x की जगह पर -5/2 रखोगे तब भी ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब x प्लस 5/2 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हमें मिल गए, ठीक, ये आप रख के देख लेना 0 ही आएगा, ठीक। अब देखो जैसे हमने किया तो ये फैक्टर किसके हैं, ये px के फैक्टर हैं, ठीक है ना। मैंने सिर्फ क्या लिया था, मैंने सिर्फ px लेके सॉल्व किया है, जबकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ px नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये सारा था, और ये सारा px के नहीं बल्कि 6 टाइम्स px के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 6 टाइम px है, 6 टाइम क्या है px, तो यहाँ 6 px के फैक्टर क्या क्या है, px के फैक्टर ये दोनों हैं, यानी px का एक फैक्टर है x प्लस 1/3 और दूसरा है x प्लस 5/2। तो इसकी जगह हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे मतलब क्या कि मान लो अगर आपके पास होता 10 के फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं, तो 2 × 5 अगर आपको 10 मिल रहा है तो आप लिख सकते हो 10 की जगह 2 × 5। इसी तरह से इसके फैक्टर ये दोनों थे, ठीक है, px के, तो मैं इसकी जगह ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बस इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, 6 की जगह 6, 3 × x कितना हो गया 3x, प्लस में 1 डिवाइड बाई कितना 3, और यहाँ पर 2 × x कितना हो गया 2x, प्लस में 5 डिवाइड बाई 2,
3 1 जा 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3x + 1 और यहाँ क्या बचा 2x + 5। तो ये दोनों फाइनल हमारे फैक्टर मिल गए। और जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से किया था तब भी हमें यही दो आंसर मिले थे जो हमें अब मिले हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।